सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आपके नीयत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है, देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, उसको सही करने में 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है। सर जस्ट टेक दो एग्जाम्पल्स लेना चाहिए, दो उदाहरण लेना चाहिए। एक मैंने सीरियस उदाहरण ले रही हूं, ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद इकोनॉमी कोविड जैसे उतना, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, आई कन्फेस, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, कोविड जैसे इतना भयंकर गंभीर क्राइसिस ना था वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इट वाजंट एज सीरियस as COVID, but still I would want to say, I want to say that it was a crisis and a government should have handled it with sincerity, transparency. They started something, they ended up in something else. I want to believe, sir, this kind of a running commentary doesn't help anybody. If they have the courage that they've done a good work, they should listen and confront. If they have the courage, they should listen and reply. If they have the courage, they should listen to what I'm saying and respond. They don't want to listen. They don't want to listen. उनको सुनने में क्षमता नहीं है, सुनने का ताकत नहीं है, सुनने का ताकत नहीं है, इसीलिए ऐसे बात नहीं करने दे रहे। फिर भी मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बात करूंगी। सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना कर सका, आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। मैं बोल रही हूं सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता। सर, दैट इज वन स्टोरी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सरकार ने भारत देश को कैसे बचाया, नहीं बचाया, मगर कोविड के बाद माननीय मोदी जी ने इस देश का कैसे संभाला, वैक्सीन सबको मुफ्त में दिला दिया और देश को प्रोटेक्ट किया, वो कैसे हुआ। और सर, ये सीरियस डॉक्यूमेंट है सर, मैं दोबारा बोल रही हूं, मैं इसको री-एम्फेसाइज कर रही हूं, ये सीरियस डॉक्यूमेंट है, इसमें सीरियस विषय है, इसको गंभीरता से ले। मुझे मेरा आवाज बंद करने के लिए कोशिश करेंगे वो तो नकारा फेल हो जाएंगे ही, मगर इस सच्चाई को सामना करना उस पार्टी के लिए जरूरत है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वर्सेस कोविड मैंने बोल दिया, डिटेल में भी बोलूंगी शाम को, मगर एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। इस देश में 12 दिन का दिल्ली में ही होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का हालात क्या हुआ जी, पूरे दुनिया जानता, पूरा दुनिया देखा। टॉयलेट नहीं बन पाए, फ्लैट्स नहीं बन पाए, गेम्स विलेज नहीं बन पाए, करोड़ों का रुपया का घोटाला हुआ और उसके बाद उसका विपरीत देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना फ्लॉप शो हुआ, भारत का बदनाम हुआ पूरे दुनिया में। दिल्ली में ही
12 दिन का कार्यक्रम, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे देश में बदनाम हुआ, पूरे विदेश में बदनाम हुआ हमारा। मगर आज देखिए G20 60 प्लेसेस में पूरे भारत देश में किसी एक स्टेट को छोड़ा नहीं। आप भी करो भैया, आप भी होस्ट करो, आपके चीफ मिनिस्टर भी उसमें बैठ जाओ और आपके लोकल प्रोडक्ट्स का भी उन विदेशी मेहमानों को दिखाओ, आपके टूरिज्म बढ़ाओ। ये सब करके पूरे देश को साथ लेकर के G20 को इतना शानदार तरीके से चलाया मोदी जी ने। देश का सम्मान विदेश में बढ़ा है, ना कि बर्बाद हुआ। ये कंपैरिजन लीजिए ना, ये दोनों का, ये व्हाइट पेपर उसके ऊपर भी बात कर रही है। इसीलिए सर एक विषय में बोलना चाह रही हूं सर, ये मैंने 2 उदाहरण दिया देश का सम्मान के विषय में, इकोनॉमी के मैनेजमेंट के विषय में। फ्रजाइल फाइल से आज पूरे इकोनॉमी को कैसे हम ले आए, इसके उदाहरण विस्तार से सिर्फ एक विषय बोलना चाह रही हूं सर, गंभीरता से बोलना चाह रही हूं। उदाहरण लीजिए कोल स्कैम, उदाहरण लीजिए कोल स्कैम। मैं 3 हिस्से में इसका आंसर देने वाली सामने रख रही। कोल स्कैम का पूरे डायग्नोसिस आप समझना चाहिए, उसका करेक्टिव मेजर्स कितना होना चाहिए उसके ऊपर बात करें, और उसका नतीजा क्या हुआ वो भी मैं बोलना चाह रही हूं। सर यूपीए गवर्नमेंट ने कोल स्कैम के द्वारा भारत देश का भयंकर नुकसान किया, भयंकर नुकसान। आमतौर का नुकसान नहीं है, हल्का फुल्का नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्टेटमेंट में ये कहा, allocation method itself was wrongly set up, illegal backdoor route के द्वारा हुआ है, और I am quoting now, the hands of private companies for commercial use was seen in it. Commercial use unquote, क्योंकि पीछे के दरवाजा से प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट दिलाने के लिए, और मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय नहीं, मैं इसमें जोड़ रही हूं, मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जोड़ रही हूं। उसमें गुटखा कंपनी को, गुटखा तैयार करने वाले को भी कोल माइनिंग में इन्होंने लाइसेंस दिलवाए। इतना गंभीर काम किया है। और सीएजी के रिपोर्ट में सर, सीएजी के रिपोर्ट में यह बोला गया कोल स्कैम के ऊपर 1.86 लाख करोड़ का भारत के लिए नुकसान पहुंचाया। 1.86 लाख करोड़ का नुकसान इनके कोल स्कैम के वजह से भारत देश ने भुगतना पड़ा। फिर सर सुप्रीम कोर्ट उस सिचुएशन को इतना गंभीरता से लेकर के 214 कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस को रद्द करवाया, पूरे रद्द करवाया, रद्द कर दिया। सिस्टम हो गया, बंद हो गए, सफाई हो गया। मगर उससे क्या हुआ देश का, उसका देश के लिए क्या हुआ, उसका असर देश के लिए कितना हुआ। आज उसके असेसमेंट देख लीजिए सर, जॉब लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं आया इस देश में, उसके कारण एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो एमएसएमई, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, वो पूरे ठप पड़ा। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयला इंपोर्ट करना पड़ा। देश भरपूर है कोल, देश में भरपूर है कोल, फिर भी इंपोर्ट। और आपको भी याद होगा माननीय स्पीकर सर, आपको भी याद होगा स्पीकर सर, उस जमाने के पत्रकार लोग कितने लिखते थे। थर्मल कोल प्लांट में 3 दिन का स्टॉक है कोल, 4 दिन, 4th डे कोल नहीं है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तब तक आएगा स्टॉक, नहीं आएगा। ऐसे टेंशन में पावर प्लांट्स चलते थे उस जमाने में। स्टॉक नहीं है, कोल नहीं आ रहा, बंद हो गया 214
कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस कैसे चलाएंगे देश? और उसका नतीजा देख लीजिए, लॉस इन रेवेन्यू फॉर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। आज मगरमच्छी का आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स चला रहे हैं। कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहां है सर? पूरे ईस्टर्न बाग में, पूर्वी बाग में है। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस हुआ। इनका जिम्मेदारी उसमें कुछ है या नहीं? उसके लिए क्या काम किया? वेरस माननीय प्रधानमंत्री जी उधर पाइपलाइन गैस के कनेक्शन दिया, बरौनी रिफाइनरी पुनर्निर्माण किया, ये सब काम हम कर रहे हैं, मगर ये तो सत्यानाश करके गए। और सर, हमने क्या करेक्टिव मेजर्स किया? हमारे करेक्टिव मेजर्स क्या है? ट्रांसपेरेंट तरीके से हम क्या कर रहे हैं? कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट पास करवाया 2015 में। MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2015 में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी एस्टैब्लिश हुआ और 100% FDI ओपन करके इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट में आने के लिए अब हर फैसिलिटेशन किया, जिससे इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर सर, कमर्शियल कोल माइनिंग, क्योंकि भारत देश आत्मनिर्भर रहना है, इसीलिए कोल माइनिंग कमर्शियली करने के लिए ओपन पॉलिसी के द्वारा करवाया। और 9 ट्रांचेस सर, 9 ट्रांचेस उस पॉलिसी के तहत ऑक्शन में 2020 से 9 ट्रांचेस 9 बार ऑक्शन में कोल ब्लॉक्स का अलोकेशन हुआ, ना कि पीछे के दरवाजे से मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा बहन, मेरा फाइलना को नहीं दिया। सर, आज ये हमको क्रोनी कैपिटलिज्म पे ज्ञान देते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म के ऊपर ये ज्ञान देते हैं हमें। ये भी सोचना चाहिए सर, आपने कोयला को राख बनाया। जो कोयला भारत देश में है उसको राख बनाया। हमने अपने नीतियों के तप से कोयले को हीरा बना दिया। और आज वही हीरा, आज सर वो सुनना चाहिए सर, थोड़ा सुनना चाहिए। सुनिए, मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, हिंदी में भी बोल रही हूँ। सुनिए, वो आपको अच्छा होगा। सुनिए, मेरा हिंदी भी एंटरटेनिंग है, थोड़ा सुनो। मेरा हिंदी भी थोड़ा एंटरटेनिंग है, हल्का सा ब्रेक भी लो। सर, आज वही हीरा जो कोयला से, हमारे तप से वही हीरा जो हुआ है कोयला से, आज वही हीरा खनिज क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के रूप में अपनी चमक फैला रहा है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कहानी मैं बोलने वाली हूं सर। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो हमारे कानून से एस्टैब्लिश हुआ और पहले कोई सोचा नहीं था उसके ऊपर। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से 84,900 करोड़ कलेक्शन हुआ है सभी स्टेट्स में। केंद्र सरकार का नहीं, सभी स्टेट्स में। डिस्ट्रिक्ट में रहता है वो, और उसके कारण बहुत सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी और ब्लॉक्स भी उसके कारण आज बेहतरी और बेटर टाइम्स देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कलेक्शन का जानकारी मैं देना चाहती हूं सर, क्योंकि हमारे सरकार के द्वारा हुआ है वो पब्लिक के लिए हुआ, आम जनता के लिए हुआ, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में हुआ, उस जनता को उससे फायदा हो रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूं। छत्तीसगढ़ में 12,000 करोड़ DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कलेक्शन हुआ है।
झारखंड में 11,600 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। कर्नाटका में जहां पैसा नहीं जाता है हमारे यहां से, कर्नाटका में, राजस्थान में 8,730 करोड़ का कलेक्शन हुआ है और मेघालय जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90 करोड़ का कलेक्शन भी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का माननीय वित्त मंत्री जी अपना विचार रखें, आप अपना विचार रखें, देश तय करेगा। माननीय वित्त मंत्री जी। थैंक यू सर। सर ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का सर मैं एक विषय जरूर बोल सकती हूँ सर, व्हाइट पेपर नहीं, एक विषय बोल सकती हूँ। कभी भी कांग्रेस विपक्ष में जब बैठे हैं प्रश्न 1000 उठाते हैं, हम क्षमता से सब्र रख के सुनते हैं, मगर जब हम खड़े होते हैं जवाब देने के लिए वो या तो भाग लेते हैं वॉकआउट करके, नहीं तो इधर बैठ करके हल्ला करते हैं। They don't have the courtesy to hear replies. I challenge them. If they have the courage, let them sit down here and reply me. बैठ करके जवाब दो, सुनने के बाद जवाब दो, डिस्टर्ब ना करो। और वरिष्ठ युवा और फ्यूचर को बहुत बढ़िया बनाने के लिए जितना पोटेंशियल लोग में है, वो लोग भी ऐसे रोल बनाते हैं अपने आप को कि चिल्लाते रहो, महिला हो, पुरुष हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और हो, चिल्लाते रहो, क्योंकि सच्चाई आ रहा है इधर से, सच्चाई हम बोल रहे हैं, सुनेंगे नहीं। ठीक है, मैं बोलती हूं अभी DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ये तरीका है। आपको मौका मिलेगा, प्लीज बैठिए, वित्त मंत्री जी। सर झूठ अनपार्लियामेंट्री है सर, वो तो कम से कम करेक्ट करने दीजिए। झूठ अनपार्लियामेंट्री है सर, करेक्ट करने के लिए बोलिए। सर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड इतना कलेक्शन के बारे में मैंने बोला, छत्तीसगढ़ में 12,000 करोड़, झारखंड में 11,600 करोड़, कर्नाटक में 4,467 करोड़, ओडिशा 24,600 करोड़, राजस्थान 8,730 करोड़, मेघालय 90 करोड़। ये सब से क्या फायदा हो रही है ग्राउंड में, ये भी हम समझना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से क्योंझार उड़ीसा में डिजिटल डिस्पेंसरी उड़ीसा में बनाया गया। एज अ रिजल्ट बेसिक हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन, फ्री मेडिसिन सब उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट में, वो भी क्योंझार रही है। सेकेंड सर, क्या तकलीफ है सर, सुनिए ना। सेकेंड, चाईबासा मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर कंस्ट्रक्शन DMF के फंड से हुआ और उसको माल न्यूट्रिशन एड्रेस करने के लिए वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया काम हो रही है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के पैसा से। तीसरी, करंट फाइनेंशियल ईयर में डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के विषय हम समझना चाहिए। इस साल 900 मिलियन टन्स तक वो पहुंचेगी। हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन भारत देश में इस साल होने वाला है। नहीं, 900 मिलियन तक पहुंच रही है। आने वाले साल में वो 1 बिलियन तक पहुंच रही है। 1 बिलियन टन्स सर। 500 प्रोडक्शन मतलब इंपोर्ट कहां से? सुन लो भाई, प्रोडक्शन डजंट इंक्लूड इन इंपोर्ट्स। सब जरा सुनने का क्षमता रखने के लिए बोलिए सर 2000 in English I'll tell you, yeah, please listen with some patience, huh? Don't jump to conclusions.
Sir, 2013-14. What was the production, sir? Production. 567 million tons. I am speaking of 900 million tons this year, 1 billion tons this coming year. So what? What are you talking, man? So please, sir, प्रोडक्शन भारत देश में उत्पादन हुआ, इंपोर्ट करने का नेसेसिटी नहीं होगा, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट करने को नहीं होगा, सिंपल इकोनॉमिक्स सर. Oh my God. समझ में नहीं आया सर. सुन लो ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कभी भी बोलते हैं ए प्राइवेट का इतना प्रोत्साहन दे रही हो, इनके पॉलिसी के द्वारा पब्लिक सेक्टर भी बेनिफिट नहीं पहुंचा. आपको मालूम है कहां पहुंचा पब्लिक सेक्टर अभी? अयो अयो अयो, प्लीज लिसन सर. PSU कोल प्रोडक्शन, कोल इंडिया प्रोडक्शन, कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है सर. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोल इंडिया. सर ये क्या हो रही है सर? ये क्या हो रही है सर? बैठिए. What is going on? प्लीज नो, प्लीज बैठिए सर. प्लीज. सुनो भाई, सुनो. आदिर रंजन जी प्लीज सुनो भाई, सुनो सर. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोल इंडिया लिमिटेड 2013-14 में से लेकर के 2013-14 से लेकर के आज तक और 22-23 तक कैपिटल एक्सपेंडिचर उनके द्वारा जो हुआ 4.3 टाइम्स हुआ है उससे पहले के जमाने से तुलने में. So public sector undertaking is also prospering, is also additionally investing, is also producing. ये जितना भी चल रहा है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सर, ये झूठ क्या है सर? पार्लियामेंट्री है क्या? प्लीज रिमूव दैट, रिमूव, एक्सपेंज करिए. ये झूठ क्या चीज है सर? आई गो टू द नेक्स्ट सर. आप लोग दूसरा एक और एग्जाम्पल करती हूं सर. इनको सह नहीं पा रहे हैं कि इतना सच्चाई आ रही है उनके सर. उनके पूर्व अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, उनको इंप्रेस करना है. मैडम हम डिफेंड कर रहे हैं हमारी पार्टी को, गलत बयान दे रहे हैं, झूठ उपयोग यही कर किया बोलते हैं. मगर मैं बोलती हूं 3 उदाहरण. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1976 में श्री R.K. तलवार जी होते थे एक चेयरमैन, बहुत बड़ा रिस्पेक्टेड चेयरमैन था बैंक में. ठीक है सर. वो उनके इमरजेंसी के टाइम में क्योंकि उनके पसंदीदा एक पार्टी को लोन नहीं दिया, उसके कारण उनको सीबीआई के द्वारा इतना सताए. R.K. तलवार एकदम इंटीग्रिटी के साथ क्लीन व्यक्ति था. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहते थे. एकदम क्लीन एंड इंटीग्रिटी में हाई होने वाले इस व्यक्ति को क्योंकि उनके कोई रिश्तेदार या दोस्त को लोन नहीं दिया, उनको सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके फिर दे वांटेड टू समहाउ रिमूव हिम, हटा भी दिया उनको. क्योंकि नहीं, ये नगरवाला नहीं है, ये एसबीआई का एक R.K. तलवार का स्टोरी है 1976. उससे पहले 1950 का स्टोरी लीजिए, मुंद्रा स्कैम. उसमें हरिदास मुंद्रा जी एक कलकत्ता बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे. उसको उनके कंपनी में LIC के द्वारा लोन, LIC के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए था. I am coming, madam. I will come to speak on the white paper. Of course I will do. ठीक है सर. LIC इन्वेस्टमेंट कमेटी को इन्फ्लुएंस करके तब के 1950 में 1.26 करोड़ शेयर्स, वो डूबने वाले कंपनी में LIC के पैसा 1.26 करोड़ डलवा दिया. उसके कारण जब वो स्कैम बाहर आया,
उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर को बलि का बकरा बना करके हटा दिया, टी कृष्णमाचारी जी को बलि का बकरा हुआ वो फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है जी। और उस ये चरित्र हम मन में रखना चाहिए, ये चरित्र कांग्रेस पार्टी का हम मन में रखना चाहिए। फिर मैं बोल रही हूं सर, 2004 से लेकर 14 तक फोन बैंकिंग जो व्हाइट पेपर में बाग है उसमें अंग है, ये बाकी सब नहीं है व्हाइट पेपर के ऊपर बात करने के लिए। सिफारिशों के सौगात से ही एनपीए संकट शुरू हुआ। एनपीए के संकट उससे ही शुरू हुआ और कोलैटरल भी नहीं था या आधा कोलैटरल दे करके पूरे लोन लिया। जब एनपीए को सुधारने के लिए हम जा रहे हैं, कोलैटरल लोन अगर 1 करोड़ का था, कोलैटरल 30 लाख तक भी नहीं था। तो लोन देने के लिए बैंक को कंपल कर रही हो। फिर जब वो एनपीए हो जाता है, उनके कोलैटरल का कागज का टुकड़ा कुछ वैल्यू भी नहीं है, फिर बैंक कैसे सुधारेगी? बैंकिंग में, इंडियन इकोनॉमी में कंपनीज का असर मैं बोल रही हूं। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स increased by 12.3% in 2013 itself। उस समय ही 12.3% इंक्रीज हुआ ग्रॉस एनपीए। ओ सर, ग्रॉस एनपीए इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स 2009-10 में 2% था, 2.2% था, वो बढ़ करके 14% तक गया, 4.4% तक गया। सर, रिटर्न ऑन एसेट्स for public sector banks fell from 0.97% to 0.5% between 9-10 to 13-14। Cost of funds, cost of deposits सब इंक्रीज हो गया था। बैंक्स ने लोन देने के काम को बंद करके बैठे क्योंकि उनसे आगे हो नहीं पा रहा था। नो रिकग्निशन ऑफ बैड लोन्स हो गया, आपको उसी समय पता चला, मगर बैंक बैड लोन को रिकॉग्नाइज तक नहीं किया और एवरग्रीनिंग भी हुआ। या बट आई हैव टू सेट द कॉन्टेक्स्ट माननीय मंत्री जी। सर, मार्च 2014 the top 200 companies, this is absolutely important, top 200 companies, हाँ तक नहीं होना चाहिए जी, देश का बर्बादी आप कैसे तक हो गए? सर, टॉप 200 कंपनीज मार्च 2014 में टॉप 200 कंपनीज विद एन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ लेस देन 1 ओल्ड बैंक्स, ये इंपॉर्टेंट डेटा है सर। टॉप 200, प्लीज बैठिए। टॉप 200 कंपनीज, ये तरीका ठीक नहीं है। टॉप 200 कंपनीज कितना बाकी रखा बैंकों को सर, ये नंबर सुनना चाहिए वो लोग। टॉप 200 कंपनीज इन मार्च 2014 owed about 8.6 lakh crores to the banks। बैंक को बकाया 8.6 लाख crores था। पहचान तक नहीं हुआ उस समय। हमने क्या किया? 4 शब्दों कह करके मैं बैठ जाता। रिकैपिटलाइजेशन किया बैंक का, एसेट